सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर कभी खुशी कभी गम है। पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ 2-0 जीत चुका है। आज तीसरा मैच है, होपफुली उसमें भी हमारा इम्कान जीतने का बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ट्रैफिक के मामलात हैं बिकॉज ऑफ द मैचेस, अच्छा ये भी हमें लगता है कि थोड़ा सा ना जंग भी लग जाता है। मतलब जो शुरू के मैचेस होते हैं किसी भी सीरीज़ के, किसी भी टूर्नामेंट के, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब रवां हो जाता है काम, तो फिर वो जो ट्रैफिक बंद करने का, रूट करने का लगने का टाइम है वो मुख्तसर होता चला जाता है। बाकी ये है कि अगेन जैसे कि हम बहुत क्रिकेट के शौकीन हैं और हमारे ख्याल में इसकी वजह से अगर इकॉनमी का पहिया चलता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं और तो देखें, अगर आपको लोगों की आमदो रफ्त बंद करके, उनके कारोबार बंद करके, ये सारा कुछ करके क्रिकेट करवानी पड़ रही है, तो अगेन थोड़ी सी इस पर नज़रसानी भी करने की ज़रूरत है कि हमारी प्रायोरिटीज़ थोड़ी चेंज होनी चाहिए। सर बिल्कुल। आप ये देखें कि कल आज आप बहुत ज़्यादा फंसे ट्रैफिक में, कल मेरे साथ ऐसे हुआ। तो हम ना यूजली ये देखते हैं कि जैसे हमारा जो स्टूडियो है वो इन जगहों से कोई इतना भी करीब नहीं है, लेकिन ये जहाँ पे काफ़ी स्टेडियम मौजूद है लाहौर का, वो अगर वहाँ पे एक तरफ अगर फिरोजपुर रोड लगती है तो इस तरफ जेल रोड लगती है, जहाँ रिहाइश है प्लेयर्स की वो माल रोड पे है। इन तीनों में से कोई एक भी सड़क जो है अगर उसको आप बंद कर देंगे ना, तो आप समझिए ये सारा इलाका और इसका अहाता जो है वो सारा बंद हो जाएगा। सो ये एक्चुअली वो वाली बात नहीं है कि जी आप बड़ा दूर प्लेस्ड कर लें अपने दफ्तर। अभी देखिए PSL का सीज़न आ रहा है, सब डेली मैचेस हैं, उसके अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो ये हर साल आप यही बात ठीक करें कि हमें आदत नहीं रहती इस चीज़ की, और एकदम से 3 मैच इकट्ठे लाहौर में हो जाएं तो लाहौर शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद हो जाता है। जी, दूसरा ये है कि ये सारी सड़कें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि रूट लगाओ तो 15 मिनट से ऊपर लगने नहीं चाहिए माल रोड से कज़ाफ़ी आने में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने मेन बुलेवार्ड बंद कर दी है तो आपको फिरोजपुर रोड बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फिरोजपुर रोड के रास्ते से ला रहे हैं तो फिर आपको मेन बुलेवार्ड बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सारा कुछ बंद कर देते हैं, और उसमें देखें सबसे बड़ी बात, चलें इनकन्वीनियंस की भी खैर है, लॉस ऑफ बिजनेस की भी खैर है, एम्बुलेंसेस घंटा घंटा एम्बुलेंसेस आज और कल में बंद रही हैं, खड़ी रही हैं। बहुत ज़्यादती है, इसको ज़रा देखें। और अगेन हमने तो इवेंचुअली सुना था जब आज से कुछ महीने पहले कि ये इस किस्म की बात हो रही है, जब गद्दाफी स्टेडियम का पूरा स्टेडियम रिविजिट हुआ था, अपग्रेडेशन हुई थी उसकी, तो एक होटल का भी वहाँ पे आइडिया दिया गया था कि जी होटल जो हम यहीं से बना देंगे, वो लिंक्ड होगा स्टेडियम के साथ, प्लेयर्स वहीं पे रहेंगे, वहीं से मैच खेलेंगे, वहीं से डिपार्ट कर जाएंगे। वो बड़े एक अच्छा आइडिया था। वहाँ पे जगह भी आपको, मुझे पता है पीछे करके वहाँ जगह ही जगह सारा कुछ है। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ वैसी बड़ी बंद कर दी, एक ज़माने में मार्केट्स होती थी, अब वो सारा कुछ बंद हो गया। सो उस चीज़ को रिविजिट करें, या तो होटल यहाँ बना दें ताकि ये सड़कें जो हैं यहाँ से मामला ख़त्म हो जाए, और ऑडियंस जो आके स्पेक्टेटर्स जो हैं उनकी आमदोरफ्त हो अंदर बाहर जाने की, प्लेयर्स जो हैं वहीं पे रैश पसीर हो। देखिए, दूसरी एक और चीज़ भी है कि यंकीज़ से लेके विंबलडन तक कौन सा स्टेडियम है जो शहर के अंदर है? स्टेडियम हमेशा आउटस्कर्ट्स में होते हैं। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि बिल्कुल राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी आप स्टेडियम है। बिल्कुल। बाकी सर ये एक बात होगी, लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है आने वाले दिनों, महीनों, सालों में, लेट्स सी वी विल सी। लेकिन सर बात चूंकि हो रही है कि यहाँ पे फॉरेनर्स आ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो हम ज़रा टूरिज़्म की बात करें। आपको पता है सर, टूरिज़्म जो है पाकिस्तान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करना चाहता है। कुछ यहाँ पे एक हद तक यहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म जो है वो भी हम देखते हैं हो रहा है, उसके अंदर एक चीज़ थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने आज से कुछ साल पहले पॉलिटिकल टूरिज़्म भी थोड़ा सा देखा, कुछ सियासतदान आए यहाँ पे, थोड़ी सी पॉलिटिक्स की वो वापस चले गए, वो भी हमने देखा। एडवेंचर टूरिज़्म जो है यहाँ पे उसकी बहुत बड़ी मार्केट एग्जिस्ट करती है। ख़ासतौर पर आपका जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, वहाँ पर आज से 2-3 साल पहले तो मामला बिल्कुल सही थे। सर आई एम वेरी सैड टू रिपोर्ट, पहले सॉरी मैं ज़रा इस चीज़ को क्लैरिफाई करती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान है क्यों एक हॉट स्पॉट जो आपके ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स होते हैं। दुनिया में 14 जो 8000 कहते हैं, जो 8000 मीटर्स अबव की जो आपकी माउंटेन्स हैं, चोटी, उसको वो उसमें से 5 पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसके अंदर आपका ऑब्वियसली K2 है, नंगा पर्वत है, गशर ब्रह्म 1 है, ब्रॉड पार्क है और गशर ब्रह्म 2 है। ये आप 5 यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनको करने के लिए, क्लाइम करने के लिए, इन पर ट्रैक करने के लिए बहुत सारा फॉरनर यहाँ पे आता था। सर इसके अंदर 90% डिक्लाइन है, 90%।
कहा यह जाता है कि 2023 के बाद से ये जो एक्सपेडिशन है करने के लिए जो लोग आते हैं उसके अंदर 90% डिक्लाइन है, परमिट नहीं मिलते आपको, फॉरेन ट्रैकर्स को वीज़ा इश्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं आपने, क्योंकि ज़ाहिर है एक सर्टेन टाइम होता है जब आपने यहाँ पे आना होता है, और ये तो और उसके अंदर आपको वीज़ा अगर टाइमली ना मिलेंगे, और मैं पता है वैसे ही आपको लाहौर भी आना चाहिए फॉरेनर, यहाँ पे वीज़ा जो है उसके बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं और बड़े इश्यूज़ हैं। इसकी वजह से सर एक तो ये चीज़ डिक्लाइन हुई है, उसके अलावा जो यहाँ पे इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं लोकल्स, ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स जो है, उन्होंने एक निजी अखबार से बात करते हुए ये बात बताई कि हुकूमत जो है उसने एंटी टूरिज्म पॉलिसीज़ जो है वो अपनाना शुरू कर दी हैं। आपके यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा एक कम्युनिटी शर्पास की है जो लोगों को ट्रैक पे लेके जाते हैं, जो नेविगेट करवाते हैं उनको माउंटेन्स। अगर आप लोकल पाकिस्तानी आपके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितने को लोग इस चीज़ का शौक रखते हैं, मेरे ख्याल में बहुत कम है। फॉरेन मार्केट आपके लिए खुली हुई है, ये जगह में आपने 14 में से 5 वो माउंटेन्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप क्लाइम करते हैं, और वो आपके लिए बड़ा एक तमगा है लोगों के लिए कि जी हमने वो सारे माउंटेन्स क्लाइम किए हैं। सो इस चीज़ को रोकना, और आप सोच लें इसमें पैसा कितना इन्वॉल्व होता है, क्योंकि टूरिज्म का ये जो लाइसेंस होता है ये हुकूमती खजाने में जाता है, इसकी फीस काफ़ी ठीक ठाक होती है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कर रहे हैं। दूसरा कहा जाता है कि जी हार्श वेदर कंडीशंस को, सिक्योरिटी मामला, दीगर उसके अंदर बातें बताई जा रही है, इसकी वजह से इनको रोका गया। हाँ जी, देखिए एक तो ये कि इसमें वो भी ऐड कर लें कि जो मारखोर मारने के लिए लाखों डॉलर है जो कि वो लोग लाइसेंस भरते हैं फॉरेनर्स और यहाँ पर आकर उसकी हंटिंग करते हैं, और वो बड़ी लिमिटेड सी होती है। तो अगेन बहुत बड़ा ज़र मुबादला का ज़रिया है। जिस तरह से आप कह रहे थे कि लोकल एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन जितने मर्जी हों, वो आपको डॉलर में तो पे नहीं करते, जब फॉरेनर आता है तो वो आपको डॉलर में पे करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका वीज़ा प्रोसेसिंग हर चीज़ आसान बनाई जाए। अच्छा, जाहिर है जो सिक्योरिटी का मामला है, मुल्क के हालात थोड़े इस वक्त परेशान कुन हैं, हम सुन रहे हैं कि कई जगहों पर अटैक हो रहे हैं, तो वो एक रीज़न हो सकती है जो कि बड़ी लॉजिकल रीज़न है, और उसकी वजह से अगर रोके गए हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ जो हार्श वेदर, देखें हार्श वेदर तो जो एडवेंचर के शौकीन हैं वो तो शायद चाहेंगे कि वो हार्श वेदर में आकर चोटियों को सर करें। हाँ, उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू के लिए मौजूद होने चाहिए, तमाम रेस्क्यू के जो निज़ाम ए ग्रेड कंट्रीज़ में, फर्स्ट वर्ल्ड में होता है, वो हमें भी रखना चाहिए। और उसकी वजह से यहाँ पर अगर टूरिज़म का इजाफा होगा, यहाँ पर उसकी वजह से अगर ज़र मुबादला आएगा तो मतलब पूरे पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको, उस इलाके को जहाँ पे ये सारी चोटियाँ, बहुत फ़ायदा पहुँचे। तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके अंदर जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जीबी के जो टूरिज़म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं इकबाल हुसैन साहब, वो कहते हैं मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब ना जो आना चाहते हैं फॉरेनर्स यहाँ पे ये काम करने के लिए, वो भी कम हो गए हैं। एक तो उनकी अब ये हम ही बेहतर कोशिश करेंगे बताने के लिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो रिडक्शन जो है वो इस वजह से कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरा वो कह रहे हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत है। अच्छा, अब ये बात चले एक लिहाज से ठीक होगी कि लोग जो हैं इस वजह से डिस्करेज हो रहे हैं, लेकिन अगर एक भी शख्स, ये एक भी ग्रुप जो है आना चाहता है, और क्योंकि आप कह रहे हैं जी कि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे तो किसी को बने, ये बात गलत है। ये इस किस्म का प्रोडक्ट नहीं है। पहाड़ के नीचे कौन सी को बैटरियाँ लगी हुई हैं और कौन सी को जनरेटर, आपको कौन सा तेल लग रहा है, वो तो एक चीज़ मौजूद है, फिजिकल है, नेचुरल है। उसको अगर वो फतह करने या उसको क्लाइम करने को लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको वो 1 हो या 10 हो या 20 हो या 100 उनको लाना चाहिए। हाँ, इसके अंदर अगर ये बात है कि जीबी की गवर्नमेंट जो है उनको जब वो यहाँ आते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती, तो कॉस्ट बढ़ा दें फिर इस चीज़ की। यकीनन सर हर चीज़ का वर्क अराउंड होता है, और फिर वही बात है कि हम इन हालात में क्रिकेट मैच भी तो करवा ही रहे हैं, तो अगर क्रिकेट मैच हो सकता है तो वो भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अब देखें जो क्रिकेटर्स होते हैं वो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सो उनके ज़ाहिर है जो है उनकी सिक्योरिटी पे आपका ज़्यादा इंतज़ाम लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा खुदा न खास्ता टारगेट हो सकते हैं। जो बंदा एक एडवेंचर स्पोर्ट के लिए आ रहा है वो जो है सेलिब्रिटी एज सच नहीं है, सो उनकी जान को ख़तरा भी कम होता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर तो सिक्योरिटी सेफ्टी की वजह से है तो फिर तो हम बिल्कुल इसके साथ हैं। इंसानी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं, और जिस मुल्क में वो आ रहे हैं उस मुल्क की ज़िम्मेदारी है उनकी हिफाजत, सो वो ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और वजह है जिसकी वजह से उनके वीज़ाज़ डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको परमिशंस नहीं मिल रही, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हाँ, ये अनसर्टनटी
कि कभी खबर आती है कि अमेरिका ईरान पे अटैक करने लगा है, कभी खबर आती है कि नहीं करने लगा, फिर खबर आती है कि सूडान में इतने जहाज़ जा रहे हैं, कभी पता लगता है यूएई की फ़्लाइटें जो हैं वो कैंसिल हो गई। सो इनकी वजह से ज़रूर जो एक टूरिस्ट है वो डिस्करेज होता होगा, लेकिन फिर वही बात है कि हमें देखने की ज़रूरत है ना कि कितने लोगों ने वहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया था। अगर वो एक सब्सटेंशियल नंबर है तो फिर अगेन ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ से उनकी इशुएंस क्यों नहीं हुई। जी बिल्कुल, वो भी देखने की ज़रूरत है। और सर अगेन इसके अंदर जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है, जिसके अंदर आपके लेबरर्स, ट्रांसपोर्टर्स, होटल शॉप ओनर्स, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, पोर्टर्स, ये सारे लोग जो है ये इनकी अपनी छोटी छोटी ना इसी इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमीज़ बनी हुई हैं। तो उनका मौक़िफ़ जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं जी कि आपने इसके अंदर किया ये कि आपका वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा था। देखिए ना 2023 तक अगर एक स्टडी वॉल्यूम आ रहा था और उसके बाद इन 2 सालों में या 3 सालों में इस किस्म का मसला हुआ, दैट बेसिकली मीन्स के जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो आप मान लेते हैं, लेकिन जो वहाँ लोकल्स हैं वो कह रहे हैं जी कि आपने उसकी जो फ़ीस है यहाँ आने की और यहाँ पे ये एक्टिविटी करने की, उसको इतना एक्सपोनेंशियली आपने बढ़ा दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे लोग जो हैं वो डिस्करेज होते हैं। जैसे मैंने कहा ये 14 में से 5 ऐसे पहाड़ यहाँ पे मौजूद हैं, तो लोग कहते होंगे जी कि इन 5 को ही क्यों करना है, बाकी जो रह गए हैं अब वहाँ जाके ये अपनी अब एडवेंचर ट्रैकिंग कर लें जहाँ पे इस किस्म के मिसाइल हैं जिनके वीज़ा भी शायद आसान है। असल में ना यहाँ पे यही होता है कि हमें लगता है कि हम सब चीज़ें कर सकते हैं, हम हर तरह की चीज़ का रेट सेट कर सकते हैं। ये रिक्रिएशनल साइंसेज एक बाकायदा डिग्री होती है, इसमें लोग 12-12 साल तालीम हासिल करते हैं। ये टिकटिंग जो है उसकी प्राइस ये एक काम है। आप देखते हो कि जी मेरे पास जो शख्स आ रहा है उसकी इनकम ब्रैकेट ये है, ओवर द ईयर्स मैंने सर्वे करके देखा है, अच्छा मैं इतने % अगर हाइक करता हूँ फ़ी तो ये बंदा पे कर सकता है, इससे ज़्यादा करूँगा तो ये डिस्करेज हो जाएगा। ये सारा कुछ जो है ना इसके पीछे बड़ी साइंस इन्वॉल्व होती है। तो ये अगर इधर बाबू बैठ के ये फैसला करेंगे कि किस चीज़ की प्राइस कितनी होनी चाहिए तो फिर ऐसे ही नतीजे निकलेंगे। ऐसे होगा। दूसरा सर इसलिए लास्टली अब इस चीज़ पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी आपको मुझे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। अभी देखिए बसंत जो है वो होने को जा रही है, तो बहुत सारे फॉरेनर्स आना चाहते होंगे। हमने अपना वीज़ा जो है उसको एक ऐसा सख्त रखा हुआ है। अभी मेरे कुछ जानने वाले जो है वो आ रहे हैं, वो कहते हैं यार कानों को हाथ लग गया कि आपका वीज़ा लगवाते मतलब ये अगर तो एक तरफ हम टूरिज़्म हब बनना चाहते हैं, हम अपने सोसाइटी अपना कल्चर सब कुछ जो है वो लोगों को यहाँ बुला के दिखाना चाहते हैं। सिर्फ क्रिकेट तो नहीं खिलानी है लोगों को सर, और भी तो चीज़ें हैं ना यहाँ पे करने को। तो अगर जब तक वीज़ा पॉलिसीज़ जो है वो थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रहा उनकी आपकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको को आप बेंड करें या उनको चेंज करें, बट लेकिन जो ईजिली एक लग सकता है वीज़ा, उसके अंदर अगर आपने रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा किया हुआ, आई थिंक उसको रिविजिट करने की बहुत ज़रूरत है। वरना ये टूरिज्म हब वाली बात जो है ना ये कभी एक सच्चाई नहीं बन पाएगी। बिल्कुल सर, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि क्या डर है कोई यहाँ से मट्टी कट्टा लेके चला जाएगा। आने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इसी तरह मतलब वो आएंगे, वो अपना रिव्यू देंगे, कुछ मसाइल पैदा होंगे, फिर उन मसाइल को हल करने की कोशिश होगी। इवेंचुअली इसी तरह सिस्टम्स डेवलप होंगे। सिस्टम जब एक दफ़ा इन प्लेस आ जाएंगे, आपके ये टीदिंग इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे, ये सब जाएंगे। और इवेंचुअली जिस तरह लोग टर्की को विज़िट करते हैं, लोग मलेशिया को विज़िट करते हैं, पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला का हिस्सा जो है वो टूरिज्म से जनरेट कर सकता है। और ज़ाहिर है सर लास्टली जिस दौर में हम मौजूद हैं वहाँ पे, जैसे आपने लफ्ज़ रिव्यू इस्तेमाल किया कि लोग यहाँ आते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सोशल्स पे, अपने पेजेस पे कोई ट्रैवल व्लॉगिंग होती है वगैरह, वो यहाँ आके वो वीडियोस बनाएंगे, वो दुनिया में लोग देखेंगे अच्छा ये बंदा यहाँ होके आया है, परसेप्शन चेंज होगी, लोग और आना शुरू होंगे। इसी तरह ये सिस्टम अब क्रिएट होता है। जब तक रुकावटें होंगी तब तक ये मसला होगा। जी भी चलें, एक बहुत स्पेसिफिक किस्म की एक्टिविटी है जो वहाँ लोग करना चाहते हैं, बट ओवरऑल पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में उसको अब वक्त आ गया आपको खोल देना चाहिए। यहाँ पर जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट और इस किस्म की बाकी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू तो कम होती है। हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए जो है बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसे मसलों के ऊपर हमेशा रोशनी डाली जाए। लेकिन अगर मैं कुछ स्टैट्स ऑडियंस को बताता चलूँ तो हमारी इस वक्त जो आपका 2017 का सेंसस और इसके अंदर सर्टन अपडेट्स आई थी 2023 में, उसके मुताबिक 15 से 18 लाख बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर वो टोटल ब्लाइंडनेस का शिकार है। विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 45 से लेके 26 करोड़
सॉरी 2 करोड़ 60 लाख लोगों तक को कहा जाता है जिनके अंदर किसी किस्म की विजुअल इम्पेयरमेंट है। इसके ऊपर हुकूमत जो है वो कितना काम कर रही है उसके ऊपर तो हम थोड़ी देर तक आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुआज़ खान साहब, प्रेसिडेंट हैं विजन विदाउट बैरियर्स के। विजन विदाउट बैरियर्स के बारे में मुआज़ हमें बताएंगे। मैं थोड़ा सा मुआज़ का इंट्रो खुद करता रहूँ कि मुआज़ जो है अपना टाइम जो है अमेरिका और पाकिस्तान में डिवाइड करते हैं। खुद ही इज़ 100% ब्लाइंड एज़ वेल, 60% उनकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास स्टेट के ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड से उन्होंने जो है वहाँ से भी पढ़ाई अपनी मुकम्मल की। 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट है टाइक्वांडो में, एंड ऑल ऑफ दिस विद बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड और कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो मुआज़ बहुत शुक्रिया शो पे आने का वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप अपनी हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं, थोड़ी अपनी हिस्ट्री बताएं, लिविंग विद दिस, आपके लिए फैमिली सपोर्ट, सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट, आपने इतना कुछ अचीव किया, यू आर एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ पीपल। फिर हम आते हैं विजन विदाउट बैरियर्स पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये आपने चांस दिया। तो ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली। मेरे फादर पाकिस्तान आर्मी में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, वेल ऑफ कोर्स कमिंग ग्रोइंग अप इन आर्मी हाउस होल्ड। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे, हम 1995 में मूव किए ये अमेरिका, बिकॉज़ यहाँ पे एजुकेशन के जो एंडेवर्स थे उसमें अपॉर्चुनिटी इतनी अवेलेबल नहीं थी कि 9th के बाद एग्जामिनेशन में तो था। आई वाज कंजेनिटली डायग्नोज्ड एज विजुअली इम्पेयर्ड। तो जब मैं बॉर्न आई हैड वेरी लिमिटेड विजन, लाइक अबाउट 10-15%। तो जब पाकिस्तान में थे, यहाँ पे स्कूलिंग थी, माई मदर was adamant कि I should also do some activities and things like that। तो पिंडी में मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर वहाँ पे स्टेशन थे, तो वहाँ पे पीसी के पीछे टाइक्वांडो होती थी। तो दैट्स व्हेयर आई स्टार्ट माय मार्शल आर्ट्स करियर। अच्छा। लेकिन फिर जब हम यूएस में मूव किए तो वहाँ पे आई वेंट देयर, वहाँ पे पूरी फैमिली मूव हुई 95 में। वहाँ पे फिर मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की। तो वहाँ से मूवमेंट में ह्यूस्टन में हम गए, ह्यूस्टन टेक्सास में। वहाँ से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में मेरा फिर ग्रेजुएट, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया 2000 में, एंड देन आई डिड माय अंडर ग्रेजुएट डिग्री देयर। फिर मैंने ग्रेजुएट डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक पॉलिसी में MPA किया। और उसके बाद अभी मैंने नॉन प्रॉफिट लीडरशिप में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से फिनिश किया प्रोग्राम। सो इसमें यह है कि एज आई वाज गोइंग विजुअली इम्पेयर्ड, अबाउट 2018-19 अराउंड दैट टाइम आई लॉस्ट ऑल ऑफ माय विजन। अच्छा। तो आपकी क्या एज थी इस टाइम पे? 2018-29, हाउ ओल्ड वर यू? How did I lose it? How old were you? Oh, how old was I? About 38, Achha. 37, 38. Okay. So it was gradual, but within 6 months, it was gone. अच्छा। और वो आप ऐसे ही देख लें, it's like restarting your life. बिल्कुल। Basically. So that's a quick of how where I learned. But इसमें martial arts जो थी मेरी throughout with visual impairment blindness रही। I 25 years of competitive participation, national and national competitions में मैंने किए हैं with sighted against sighted competitors। अच्छा। तो मैंने ऐसे visually impaired के साथ नहीं फाइट हुई, but more so participation मेरी mainstream लोगों में। Right. So that's अच्छा, थोड़ा अपना पढ़ाई की हद तक बताएं कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन से लेके फिर आपकी जो ये 2 डिफरेंट जो आपकी यूनिवर्सिटी की हद तक डिग्रीज थी, यहाँ पे ज़ाहिर जैसे आप कह रहे हैं ग्रेजुअली आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो ख़राब होती रही, एंड एट द एज ऑफ 30 अराउंड आपकी बिल्कुल चली गई थी। तो ये आपने, और जैसे आपने कहा आपकी फैमिली ने डिसीजन ली कि आप स्टेट्स मूव हो जाएं बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि यहाँ पे एजुकेशन जो थी वो सपोर्ट नहीं करती थी इस तरह से कि विजुअली इम्पेयर्ड हो, देयर वाज़न्ट एनी, क्या कहना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे मौजूद था। लेकिन वहाँ का सिस्टम थोड़ा हमें बताएं कि वहाँ पे क्या वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। उसमें आई एम श्योर एक एलिमेंट आ जाता होगा, टीचर्स की ट्रेनिंग जो होती है वो इस तरह होती है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को दे आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल। तो सवाल मेरा असल में ये है कि यहाँ पे क्या कमियाँ हैं, खुताइयाँ हैं, और वहाँ पे वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने आपको इस तरह इतना माशाल्लाह एजुकेटेड बनाया? देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है कि वहाँ पे इंसान को इन अ वे इस तरह वहाँ पे आपकी स्टैंडिंग है ना एज ए ह्यूमन, वो ये नहीं है कि जी ये बंदा डिसेबल है, ये इसको नज़र नहीं आता तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। वो कहते हैं ये आप यू हैव योर ओन प्लेस। उस प्लेस में वो क्या करते हैं, वो आपको सडनली एकोमोडेशन ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो आपको आइसोलेट ना करे। इंक्लूजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपको कभी किसी भी इन्वायरमेंट में
दे डोंट लेट यू गो सेपरेटली। वो कहते हैं जी आपने इसमें साथ करना, एक तो ये है। दूसरा उनका सेटअप ऐसा है कि एक्सेप्टेंस है। वो अगर कहते हैं ना कि ये अगर आपको ब्लाइंडनेस है या आप ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड हैं, वो कहते हैं हाँ ये है, बट दैट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज हाउ डू वी नेविगेट दैट। वो एक जो पार्ट है ना कि, और उसमें कोई एक बंदा नहीं काम करता, उसमें एक्सेसिबिलिटी इज एवरीवन्स जॉब काइंड ऑफ माइंडसेट। राइट। तो वो फिर आती है टेक्नोलॉजी, बुक्स, एग्जामिनेशन। वो आपके उसके लिए वो देखते हैं कि हाउ डू दे मेक इट, इस तरह बनाएं कि वो ये नहीं कि जी इस बंदे को सेपरेट रूम में बैठाए करा दिया, कि जी वो सबके साथ, क्योंकि वो नॉट ओनली फिजिकली देखते हैं, वो आपकी इमोशनल एलिमेंट को भी देखते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को कॉन्स्टेंटली बरकरार रखती है। हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस मैंने ये देखा है कि यहाँ पे आपको दे देंगे, लेकिन आप इमोशनली यू फील लाइक किसी ने आप पे फेवर किया है, एहसान किया है, यार ये मैंने करना है, चांस मिलेगा। इंसान की कैफियत है ना, दिमागी तौर पे आप वो सोचते रहेंगे, राइट। लेकिन वहाँ पे वो उस इमोशनल एलिमेंट को इनविजिबल बना देते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर इसी को थोड़ा अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो जैसे अगेन वही वाली बात कि आपकी जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन थी, देयर वाज सम एस्पेक्ट कि आपकी विजन जो थी वो कम्प्लीटली गॉन नहीं थी, बट उसके अंदर फिर ब्रेल जो है वो आ जाती है, उसके थ्रू स्टडी करते हैं आप। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ हम ऑडियंस को थोड़ा सा इस चीज़ पे एजुकेट करें, बिकॉज आई एम श्योर हमारे ऑडियंस में भी लोग होंगे हु नो पीपल, जो जानते होंगे, जो इस चीज़ से गुजरे हैं। तो वो क्या एलिमेंट्स होते हैं फिज़िकल किताबों के और बाकी चीज़ों के, या ऑडिटरी वो चीज़ें जो हैं उनसे इनकॉर्पोरेट करते हैं आपका सिलेबस, हाउ डज इट वर्क? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड में आपको लार्ज प्रिंट बुक्स रिक्वायर्ड है। Right. बुक लार्ज होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो रेड या ब्लैक पेन से लिखें, क्योंकि बच्चा अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो देख सकें। एक तो ये है। उसके साथ ब्रेल मैंने ब्रेल सीखी है, मैंने सीखी कि मुझे जो चीज़ ब्रेल में मिल जाती है वो आप ब्रेल में ले लेते हैं। ऑडियो जैसे आज मैं आपको बताता हूँ, आई कैन रीड अबाउट 300 वर्ड्स अ मिनट। तो 300-400 पेज की जो बुक है, 2-2.5 घंटे में आई कैन रीड इट। राइट। तो होता क्या है कि यू गेट सम ब्रेल में मिल जाती हैं, कुछ आपको ऑडियो में मिल जाती हैं, कुछ पीडीएफ में, डिफरेंट मोड्स में। राइट। लेकिन वो आपकी एक जो बिहाइंड होते हैं ना, अगर आप इस सारी चीज़ों को साथ साथ करें ना, तो ये एक्चुअली पुट्स योर हेड। तो वहाँ पे भी सिलेबस अगर आपको आ रहा है तो वो ईमेल में आएगा आपको कि जी आप ये रीड कर सके अपने ऑडियो डिस्क। अगर आपको थोड़ा कम नज़र आता है तो लार्ज उसके अंदर आपको देंगे हम, सो यू कैन सी इट। तो वो यू नो दैट्स हाउ दैट ब्रेल अभी भी, अब जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अब वो ओल्ड पेपर पे रीड वाली ब्रेल नहीं है, अब तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले आ गए हैं आपके आईफोन के अंदर, या आपके वो जो ब्रेल नोट्स हैं उसमें यू कैन रीड टेक्नोलॉजिकली, उसमें जो वो रेज्ड डॉट्स हैं, जो सिक्स डॉट। अच्छा, फ़ोन पे आ जाते हैं आपके, आप ये कह रहे हैं कि फ़ोन पे यू कैन हैव ब्रेल नाउ? यू कैन। अच्छा, ओके ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, और इसी हम चीज़ के ऊपर आगे करें तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन जब कंप्लीट हुई, उसके बाद आपने अपनी जो फिर हायर एजुकेशन की फ्रॉम टेक्सास स्टेट एंड देन हार्वर्ड, इधर फिर आपकी क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि ज़ाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली पढ़ाई भी मुश्किल होती जाती है, ज़ाहिर है चीज़ें जो है क्लास का साइज़ भी बड़ा होता शुरू होता है। तो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस कैसा था आपका? यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस देखिए, अंडर ग्रेजुएट में तो कहते हैं ना कि अंडर ग्रेजुएट में यू गेन नॉलेज, ग्रेजुएट स्कूल में आके कहते हैं यू क्रिएट नॉलेज। अच्छा, उसमें क्या था, उसमें अ लॉट मोर इंडिपेंडेंस, यू हैव टू गेट इट डन। उसमें सपोर्ट थोड़ी सी टेपर ऑफ करती है, बट अब आपको लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करनी है। राइट। वो लाइब्रेरी में अब जो है उसमें तो आपको स्क्रीन रीडर नहीं ना मिलना 100%, तो यू हैव टू टेक योर ओन। वहाँ पे हर्डल इस तरह के थे, किसी रिसर्च कैसे करनी। राइट। उसके साथ अब वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लोगों के सामने आपने प्रेजेंट करना है, हाउ डू यू मैनेज दैट। वहाँ पे इस तरह के उनको आपने कैसे नेविगेट किया, यू डू टीम वर्क। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना, इस तरह यूज़ करना पड़ता है, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम एवरीवन, लेकिन यू हैव टू क्रिएट योर ओन थिंग। मैं आपको एग्जांपल इसकी बड़ी देता हूँ ज़बरदस्त किस्म की, कि मैंने वहाँ पे क्लास में मेरे स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे, वो पढ़ा रहे थे टू वे एनोवा के बारे में, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में, बट आई कुडंट, मुझे वो एक्सेसिबल नहीं था। मैंने यूट्यूब के ऊपर जाके देखा, वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स हैं, किसी और ने रिकॉर्ड किए हुए थे। मैंने उसमें से लर्न किया, जब क्लास में टेस्ट आया तो मैंने पियर्सन रिग्रेशन के थ्रू वो करके ना कर दिया। तो जब प्रोफेसर ने देखा तो उसने मुझे कहा, यार हाउ डिड यू डू दिस?
मैंने आई मेड द अकोमोडेशन, तो बेस्ड ऑन दैट आई स्टिल गॉट द पॉइंट्स बट आई गॉट द जॉब डन। Right. तो उसमें फिर ग्रेजुएट स्कूल में ऐसा एक स्ट्रगल है और उसको आपने यू हैव टू सर्कमवेंट और किसी तरह आप बिल्कुल ठीक है। मौज हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक पे मौज से गुफ्तगू आगे लेके जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, हमारे साथ मौज़ खान साहब मौजूद हैं। एक मौज़ आप नॉन प्रॉफिट भी रन करते हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, विजन विदाउट बैरियर्स, आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक आपने मुझे बताया था कि ये अमेरिका में भी बेस्ड है और पाकिस्तान में भी काम कर रही है। तो इसके बारे में प्लीज़ हमें ज़रा डिटेल में बताएँ कि ये पाकिस्तान में ये नॉन प्रॉफिट जो है ये क्या कर रही है, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की, बच्चों की क्या मदद कर रही है, और इसी एक्सपीरियंस में आपको क्या पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और वैसे शहरी जो पाकिस्तान के उनकी क्या कमी नज़र आई ऐसे लोगों के साथ डील करने में? देखिए, विजन विदाउट बैरियर्स हमारी विजन स्टेटमेंट है, एम्पावरमेंट टू इंडिपेंडेंस। राइट। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हाउ डू वी यूज़ नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आपको इंडिपेंडेंट बना सकें। तो हमने इसमें किया क्या कि आपकी कोई भी इम्पेयरमेंट है, लेट्स लुक एट विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड है, आपके पास एक्सेस और टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, और उसके साथ अवेयरनेस का पीस क्या है, आपकी इन्वायरमेंट कैसी है। तो विजन विदाउट बैरियर्स ने यहाँ पे हमने जैसे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर यहाँ पे और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में मोस्ट रिसेंटली अडेप्टिव लैब्स बनाई हैं। उसमें टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है, इवन उनके फर्नीचर से लेके फ्लोरिंग, पैनलिंग, कि आपकी इन्वायरमेंट चेंज की ना, चेंज द इन्वायरमेंट। आपके पास सारे अडेप्टिव जितने भी हैं जो है सॉफ्टवेयर्स, वो सारे अप टू डेट उसमें हैं। उसके साथ हमने अवेयरनेस की कैंपेन शुरू की है कि पीपल डोंट नो कि आपसे अगर विजुअल इम्पेयर्ड बंदा है तो ये नहीं कि आपने उसको गाइड कैसे करना है, उसे खींच के आप बैठा दें कहीं पे, लुक दैट यू आर स्टेपिंग ऑन समबडी एल्सेस ऑटोनॉमी। तो वो फिर उसका हमने इस तरह चेंज करना शुरू, हमने देखा कि पेरेंट्स के लिए क्या है, व्हाट डू पेरेंट्स नो, फिर हमने उसके सेमिनार्स करने शुरू किए हैं। इसी तरह हमने ये, मेरे हाथ में वाइट केन है, ये हमने इंटरनेशनल यहाँ पे स्टैंडर्डाइज नहीं थी, तो ये हमने मैन्युफैक्चर की है, और ये यहाँ पे ब्लाइंड में किसी भी ब्लाइंड इंडिविजुअल को पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है, हम उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी गुड। और इसकी एक ट्रेनिंग है, साथ साथ ट्रेनिंग, क्योंकि इंडिपेंडेंस है ना, आपको किसी की आप रूना मिन्नत ना हो। इसके साथ हम एक और काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपके आगे फ्यूचर क्या है, डज आपकी जॉब का ट्रेजेक्टरी क्या है। जो आप पढ़ाई तो कर लेंगे या थोड़ा स्किल सीख लेंगे, आप जॉब में सक्सेसफुल कैसे होंगे, और उसमें एम्प्लॉयर्स को क्या रिक्वायर्ड है। सो वी हैव बीन वर्किंग ऑन दैट क्वाइट अ लॉट, ट्राइंग टू फिगर आउट के यू नो क्या मुश्किलात क्या है। अच्छा, मैंने क्या देखा यहाँ पर, द गैप दैट आई सॉ, बच्चे हमारे यहाँ पे एब्सोल्युटली स्टेलर, डिफरेंटली एबल्ड पाकिस्तानीज आर फार मोर इंटेलिजेंट और हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, विजिलेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो एक बबल में है, मेन स्ट्रीम में नहीं है। उनको इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसमें अभी आ रहे हैं, लेकिन कंप्लीट ट्रांजिशन नहीं है, वी आर फार फ्रॉम इट। तो वो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि, और वो बच्चे कहते भी हैं कि जी हमसे जो साइटेड लोग हैं वो हमें इंक्लूड नहीं करते। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, हम सब एक ही दुनिया का पार्ट है। देयर शुड नॉट बी अ गैप कि जी ये भी स्पेशल हैं तो इनको बस स्पेशल ही बना दें। इनको हम स्पेशल बनाएंगे ना तो हम उनको फर्दर पुश डाउन कर रहे हैं, हमें उनको वो महरूमियत फील नहीं होने देनी चाहिए। ये पार्ट मुझे एक सबसे अपफ्रंट नजर आया। दूसरी चीज़, टीम वर्क, हमें टीम की तरह काम करना चाहिए। यहाँ पे टीम एफर्ट मुझे डिफरेंटली एबल्ड और मेन स्ट्रीम में नजर नहीं आ रही, लेकिन काम बहुत अमेजिंग हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। कुछ हर्डल्स भी आ रही हैं कुछ जगहों पर, बट मेरे हिसाब से कि स्लोली एंड स्टडीली आई थिंक हमें विल फाइंड सक्सेस। नहीं, बिल्कुल, आप ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है। एंड अगेन मैंने शुरू में आपसे सारी ये जो इन्फॉर्मेशन पहले सेगमेंट में ली थी वो यही थी कि आपका पाकिस्तान के अलावा बाहर क्या एक्सपीरियंस था। तो उसमें से आई थिंक जो मेन बात जो रेजोनेट मेरे साथ भी की और हमारे ऑडियंस के साथ भी की कि इंक्लूसिविटी जो है दैट इज़ द मेन थिंग, कि अगर आपने उनको डे वन से ये इस किस्म का आइडिया या तासुर क्रिएट कर दिया है किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड शख्स को कि आप सोसाइटी में एक अलग सेगमेंट को बिलोंग करते हैं और हम अलग को करते हैं, और आप इसी की निशानदेही करें कि
कि पाकिस्तान में आई थिंक ये सबसे बड़ा मसला है। और इसके अंदर आपने एक और एडिट चीज़, आपने पेरेंट्स का जिक्र किया कि एजुकेटिंग द पेरेंट्स, कि उन्होंने बच्चों को घर पे कैसे ट्रीट करना है, ज़रा उसके ऊपर आप एलैबोरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली बताऊंगा, मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर माई मेंटोर्स। मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, इवन मेरे फादर के जो कॉलीग्स हैं जो कि रिटायरीज, वो मुझे मेंटोर करते हैं। पेरेंट्स का क्या सीन था कि वो, उनके लिए देखना तो मुश्किल है ही कि जी हमारे बच्चों को एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो उन्होंने ये देखना है कि ये प्रॉब्लम तो है, हम इसको नॉर्मलाइज कैसे करें। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बच्चों को हाइड कर देंगे, वो दे लीव बिहाइंड, जो कि मैंने देखा है, नॉट ऑल, लेकिन हमने देखा है। बट पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स ने क्या कहा, अच्छा ठीक है तुम कर लो, आप ट्राई कर लो। मैं भी घर जाता हूँ तो माई मदर वुड से कि मैंने ये चीज़ यहाँ से यहाँ मूव कर दी है, जस्ट टेलिंग यू, ताकि मुझे आइडिया हो गया कि उन्होंने टेबल मूव कर दी है वहाँ पे। तो पेरेंट्स का के लिए ये है कि आप इस बात से डरने के बजाय आप उससे ये कहें कि जी हमें कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है, ये कैसे वर्क करेगी। अब मेरे पास एक गाइड डॉग भी है, ब्लैक लैब्राडोर रिट्रीवर, जो कि मुझे सर्विस करता है मेरी जॉब पे भी, और जब मैं जाता हूँ तो मुझे टेबल के अराउंड ले जाता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स को, दोस्तों को, अराउंड सबको ये बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ी कि जी ये एक जानवर भी इसके साथ रहेगा हर जगह पे। तो पेरेंट्स को हमें इस तरह, मेरे पेरेंट्स के लिए है कि जी आप अपने बच्चे को डिफरेंट तरीके से इस तरह देखें, जी इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़रा करना पड़ेगा, लेकिन वो कोई कम या ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डिफरेंट है। तो that's what I have to say about that. I think I've been very successful. नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगेन इसके अंदर ऑब्वियसली पेरेंटिंग जो है वो फिर जैसे कहा आपके भी सिबलिंग्स हैं और लोगों के भी सिबलिंग्स होते हैं, देन दैट एंगल भी बीच में ज़ाहिर है घर के अंदर आ जाता होगा कि जी किसी को आप डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, एक दूसरे को डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा इन प्ले आता है कि सिबलिंग्स को फिर अगर अंदाज़ा हो जाए कि डिफरेंटली पेरेंट्स ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। तो आई थिंक इट रियली स्टार्ट्स एट होम, वो वाली बात जो है। Absolutely. I mean, पेरेंट्स के साथ मुझे तो, आई विल से दिस, पेरेंट्स की अगर मुझे सपोर्ट ना हो, या मेरी माई सिस्टर इज अ डॉक्टर और माई ब्रदर्स इंजीनियर्स, एंड व्हेन द वे वो सपोर्ट करते हैं साथ साथ, ऑफन इनफ दे डोंट लेट यू फॉल। बात वही है ना कि दे डोंट लेट यू डोंट फॉल, वो कॉन्फिडेंस बीट आपको, इट गोज लॉन्ग वेज। राइट, बिल्कुल। अच्छा मौज, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, मैं अब चाहूँगा कि विजन विदाउट बैरियर्स जो है इसकी कोई ऑफिशियल पेज वगैरह, वेबसाइट डिटेल्स हैं? क्योंकि आई एम श्योर शो आप साथ करने का एक तो मकसद है आपकी स्टोरी ज़रा मंजर आम पे आए, और दूसरा ख़ास तौर पे विजन विदाउट बैरियर्स जो है वो और लोगों को पता हो कि इस किस्म का एक NPO जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, को आपसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो इसका थोड़ा बताइए कि ये एक्सेसिबल कहाँ पे लोग ढूंढ सकते हैं इसको? तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.visionwithoutbarriers.org। जी, आप उसके ऊपर हमारी वेबसाइट पे आते हैं, हमारा उस पर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, आप उसे रीच आउट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब का भी पेज है, फेसबुक का भी पेज है, इनमें से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, और हम आपको, हमारा यूजुअली बिकॉज वो US बेस्ड है, हम उसको मॉनिटर करते हैं। तो मैं पर्सनली एज अ प्रेसिडेंट, एनी इंक्वायरी दैट कम्स इन, वो मुझे भी CC कॉपी होती है, वी लुक एट इट। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच आउट टू अस। हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे भी हमारा DHA में भी एक ऑफिस है, वहाँ पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं हमें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें क्विक रिस्पांस के लिए हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौज वक्त देने के लिए। आपकी ये स्टोरी जो होप हमारे शो के तवसत से और लोगों तक पहुंची हो, जो लोग इस किस्म की चीज़ से गुजर रहे हैं उनको भी मदद मिले। सवाल और तो बहुत हैं लेकिन वक्त क्योंकि कम है हमारे पास। अगेन बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।